नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का आज देश भर में आक्रोश दिवस। लेफ्ट का 3 राज्यों में बंद का आह्वान। जेडीयू, टीआरएस और बीजेडी का दूर रहने का फैसला। काली कमाई के लिए गरीबों के खातों का इस्तेमाल करने वालों को माफ नहीं करेगी सरकार। प्रधानमंत्री का बैंक खातों में भुगतान पर जोर। विपक्ष ने लगाया गुमराह करने का आरोप। नोटबंदी पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए हर संभव कोशिश। 100 और 500 के नए नोट छापने का काम तेज। नाभा जेल ब्रेक मामले में एक गिरफ्तार। फरार आतंकियों की तलाश तेज। लापरवाही के आरोप में जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बर्खास्त। केंद्र ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। और मेलबर्न हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया को हराकर भारत ने जीता कांस्य पदक। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में सिंधु और वर्मा की हार। मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन आज 271 रनों से आगे खेलेगा भारत। नोटबंदी मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वाम मोर्चे ने केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बंद बुलाया है, जबकि जेडीयू, टीआरएस और बीजेडी ने इस प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। नोटबंदी मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्य दिल्ली में भी मंडी हाउस से संसद भवन तक मार्च करेंगे, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हिस्सा ले सकते हैं। तो वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में 12 घंटे का बंद बुलाया है। हालांकि कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि वे बंद के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस इसे जन आक्रोश दिवस के रूप में मना रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नोटबंदी के विरोध में आज कोलकाता में मार्च निकालेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली के सेंट्रल पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी, जबकि ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। टीआरएस भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी सभी सरकारी प्रतिष्ठान खुले रखने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के बैंक खातों में काली कमाई जमा करने वालों को चेतावनी दी है। मन की बात में उन्होंने कहा कि गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के खिलाफ भी विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। कि निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नोटबंदी से जुड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए जनता को बधाई दी। उन्होंने गरीबों के खातों में अवैध रकम जमा करने वालों को सख्त हिदायत भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रास्ते से काली कमाई सफेद करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग भारत बंद करने की। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? प्रधानमंत्री ने नकद रहित अर्थव्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सपना जल्द पूरा नहीं होगा, लेकिन कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मोबाइल से अधिक लेन देन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। विपक्ष का कहना है कि वो काले धन के खिलाफ है, लेकिन
साथ ही नोटबंदी से लोगों की परेशानियों का भी वो विरोध करता है। नोटबंदी के खिलाफ केंद्र सरकार और विपक्ष में तल्खी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि नोटबंदी के बाद विपक्ष लोगों की दिक्कतों को लेकर आवाज उठा रहा है। From November 9th onwards, भारत तो बंद हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बंद करवाया है 9 तारीख से, तो हमें भारत बंद की घोषणा करने कोई जरूरत नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मोबाइल बैंकिंग को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर तंज कसा। मायावती ने कहा कि लोगों को नकदी चाहिए, न कि नई तकनीक। पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से पैसा निकालने व डालने की नई तकनीक को जानना व समझना नहीं चाहती है, बल्कि वे जल्दी से जल्दी इनके नोटबंदी के बिना तैयारी के लिए गए इनके फैसले से उत्पन्न हुई समस्याओं का सही से निदान होते हुए देखना चाहती है। वाम दलों ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से ना तो भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है और ना ही काला धन। None of the 4 objectives that the Prime Minister has set out to achieve will be achieved by this move. That is, tackling black money, tackling counterfeit currency circulation, tackling corruption and tackling terrorist funding. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बंदी की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में देश की महिलाएं बीजेपी को सबक सिखाएंगी। First he was saying that whoever is opposed to this scheme is anti-national or corrupt. Now he's suggesting that anyone opposed to his scheme is against technology or is against growth. No, it has to be inclusive growth. He has killed the economy. इससे पहले विपक्षी दलों के करीब 200 सांसद संसद भवन में भी विरोध कर चुके हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री संसद में आएं और नोटबंदी पर चर्चा में हिस्सा लें। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने नोटबंदी के फैसले को बड़ा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है और देश के सभी बैंकों में नकदी लगातार पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उर्जित पटेल पर विपक्ष के आरोपों के बाद वित्त मंत्री ने उनका बचाव भी किया है। सरकार के बड़े नोट बंद करने के फैसले के बाद रविवार को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने नोटबंदी को अहम फैसला करार देते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए बहुत बड़े स्तर पर बंदोबस्त करना पड़ रहा है। उर्जित पटेल ने कहा कि रिजर्व बैंक ईमानदार लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक मौजूदा हालात की रोजाना समीक्षा कर रहा है। बैंकों में लगातार नकदी पहुंचाई जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उर्जित पटेल का बचाव किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि राजनेताओं को ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो अपना बचाव उनकी भाषा में नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक अंग्रेजी अखबार के जरिए उर्जित पटेल पर देश को भ्रम में रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने रिजर्व बैंक की स्वायत्तता खोने की भी बात कही थी। जयराम रमेश ने उर्जित पटेल के इस्तीफे की भी मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वजह से जीवन बीमा का प्रीमियम जमा करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। बीमा नियामक इरडा ने कंपनियों के प्रमुखों से समय सीमा बढ़ाने को कहा है, जिन्हें 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच प्रीमियम भरना है। उन्हें यह सुविधा मिलेगी। जीवन बीमा परिषद ने इरडा से अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इरडा ने कहा कि लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पंजाब की नाभा जेल से रविवार सुबह 6 कैदी भाग गए। इनमें खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का सरगना हरिमंदर मिंटू भी शामिल है। लापरवाही के आरोप में पंजाब सरकार ने जेल महानिदेशक को निलंबित कर दिया है। पंजाब सरकार घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रही है। वहीं कांग्रेस ने कानून व्यवस्था की लचर स्थिति का आरोप लगाया। पटियाला की नाभा जेल की सुरक्षा में रविवार सुबह बड़ी सेंध लगी। पुलिस वर्दी में आए हथियारबंद बदमाशों ने यहां हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का सरगना हरमिंदर मंटू जेल से भाग गया।
उसके साथ 5 और कैदी भी फरार हो गए। ਅਸੀਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੀਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਲੈਪਸਸ ਕਿਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅੰਡਰ ਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ हैज बीन सेट अप टू ट्रैक डाउन दीज क्रिमिनल्स। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। राज्य सरकार ने लापरवाही के आरोप में जेल महानिदेशक को निलंबित कर दिया। वहीं नाभा जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। भागे हुए कैदियों की सूचना देने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पंजाब समेत आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और मैंने गृह सचिव को कहा है कि तत्काल जो है पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तुरंत प्राप्त कर लें और पंजाब सरकार को और भी इस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो वो हम सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। विपक्षी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। I have been saying for a long time that the last resort with the Akali Dal will be disturbing the peace, and this is happening. They broke into the Nabha jail and got some people out who were under trials, and you mark my word, they will be using them to disturb the peace and using them during the elections. 31 अक्टूबर को भोपाल सेंट्रल जेल से भी प्रतिबंधित संगठन सिमी के 8 कार्यकर्ता फरार हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नाभा जेल ब्रेक में शामिल एक आरोपी को रविवार को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी परमिंदर सिंह के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि परमिंदर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और ये लोग दिल्ली आने वाले थे। एक इंफॉर्मेशन थी कि शायद ये लोग नेपाल की तरफ भागेंगे, तो हमने जितने भी नेपाल जाने वाले रूट थे, यूपी से एंट्री से लेकर नेपाल तक के बॉर्डर तक, हमने सब जगह अलर्ट जारी किया था। उसी अलर्ट के तहत आज ये गाड़ियां चेक की गई थी, जिसमें ये गाड़ी चेक हुई और उसमें जो अक्यूज था परमिंदर, वो गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की नियुक्ति से भारत की विदेश नीति में फिलहाल बदलाव नहीं होगा। भारत अपनी तरफ से सीमा पर ढिलाई या राजनयिक स्तर पर राहत देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच हार्ट ऑफ एशिया मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार की भागीदारी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय से हैं। इसके पीछे नवाज शरीफ की रणनीति उनको नियंत्रण में रखकर सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाने की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजवा अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों पर काम करेंगे, लेकिन भारत के साथ तनाव में कमी आएगी, ऐसा कहना अभी संभव नहीं है। जनरल बाजवा जो है, जो सुनने में आया और जो देखने में आया है, उनकी सोच ये है कि जो पाकिस्तान का नंबर 1 एनिमी हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान का नंबर 1 एनिमी जो है वो उनकी इंटरनल एक्सट्रीमिज्म है, जो तालिबानाइजेशन हो रही है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में जो इनके जो सारे जो मिलिटेंसी हो रही है, वो एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान को। Pakistan army, notwithstanding who comes up, as a chief, would not like to lose its position in its society, in its environment. And the position today which it has is essentially on account of the fact that Kashmir is, the issue. So Kashmir will continue to burn. They will be calibrating Kashmir. They will not give up their agenda vis-a-vis India. बाजवा मंगलवार को कार्यभार संभालेंगे। वहीं 4 दिसंबर को पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज एक दिन की यात्रा पर भारत में होंगे। वे अमृतसर में अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। Well, the fact that Mr. Sartaj Aziz is coming to the Heart of Asia conference is a big deal. Pakistanis had indicated that Sartaj Aziz will also bring some good news to India and initiate methods to start the dialogue process. So whatever it might mean. सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तलखी और बढ़ गई है। इसके बाद से लगातार पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी कर रहा है और भारत इसका पुरजोर जवाब दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जब काफ़ी बढ़ जाता है
तो कई बार नाटकीय कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से ऐसे कई पहल लिए हैं। अब देखना यह है कि जनरल बाजवा की नियुक्ति के रूप में कहीं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी तरफ से कोई सकारात्मक पहल ले रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन नारायण के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। आज हरियाणा और पंजाब के नेता सतलुज नहर लिंक विवाद पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों राज्यों के नेता राष्ट्रपति के सामने अपने अपना पक्ष रखेंगे। उधर कांग्रेस ने कहा है कि अगर पंजाब को पानी नहीं मिला तो हालात खराब हो सकते हैं, जो पंजाब की स्थिरता को बिगाड़ सकते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर आज शाम हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा के नेता राष्ट्रपति को 1981 में हुए जल बंटवारे के समझौते को लागू कराने के लिए ज्ञापन देंगे। मुलाकात से पहले दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी आज पंजाब के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे। उधर कांग्रेस ने भी कहा है कि पंजाब को पानी से वंचित करने पर हालात बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस के राज्य इकाई के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ऐसे में आतंकवाद प्रदेश में दोबारा सर उठा सकता है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से कोई फैसला लेने से पहले जमीनी हकीकत पर विचार करने की अपील की है। सतलुज यमुना लिंक नहर के तहत भांगड़ा बांध पर पानी हरियाणा की यमुना नदी तक पहुंचाया जाना है। इस नहर की लंबाई 214 किलोमीटर है, जिसमें हरियाणा के हिस्से वाली 92 किलोमीटर नहर बनकर तैयार है, जबकि पंजाब के हिस्से वाली 122 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में इस योजना की नींव रखी थी, लेकिन विरोध के चलते परियोजना का काम अटका हुआ है, जिसे जारी रखने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होगी। मतगणना सुबह 10 बजे शुरू होगी। रविवार को 147 नगर परिषदों और 17 नगर पंचायतों पर रविवार को वोट डाले गए। कुल मिलाकर 70% मतदान हुआ। छिटपुट हिंसा को छोड़कर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। 3706 सीटों के लिए 15,827 उम्मीदवार मैदान में हैं।
वहीं निगम परिषद अध्यक्ष के लिए 147 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। चुनाव आयुक्त JS सहारिया के मुताबिक 27 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य में 26 करोड़ रुपए नकदी और 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की जा चुकी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय से उन लोगों की सूची सार्वजनिक करने को कहा है जो कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए देशद्रोह के मामलों का सामना कर रहे हैं। आयोग ने एक RTI आवेदन की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। RTI आवेदन के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय से उन लोगों की सूची मांगी गई थी जिन्हें शहीद या राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये आवेदन गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था, जिसने जवाब दिया कि उसके पास ऐसी कोई सूची नहीं है, इसलिए सूचना मुहैया नहीं कराई जा सकती। लेकिन सुनवाई के बाद आयोग ने गृह मंत्रालय के मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी को बिंदुवार जानकारी आवेदक को देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अगर गृह मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी तो RTI आवेदन सार्वजनिक प्राधिकरण के पास भेजा जाना चाहिए, जिसके पास इस तरह की सूचना होती है। दिल्ली सरकार के फैसलों की जांच के लिए बनाई गई समिति ने उपराज्यपाल नजीब जंग को रिपोर्ट सौंप दी है। इनमें दिल्ली सरकार से जुड़ी 400 से ज्यादा फाइलें हैं। PTI के मुताबिक उपराज्यपाल कार्यालय अब इन रिपोर्ट की जांच करेगा और इस आधार पर फैसलों की समीक्षा होगी। इस साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक है। ये फैसला उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने समिति बनाने का फैसला किया था। और नेपाल से खबर है, जहां आज सुबह करीब 5 बजे भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज की गई। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर दूर सोलुखुम्बी जिले के पास था। ये इलाका हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा काठमांडू और पूर्वी नेपाल के हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले हफ्ते से दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप आ चुके हैं। बीते शुक्रवार को चीन के दक्षिणी प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.9 दर्ज की गई थी, जबकि उससे पहले प्रशांत महासागर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। और बात खेलों की दुनिया की। भारत ने 4 देशों के आमंत्रण टूर्नामेंट में मलेशिया को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। कल फाइनल में भारत ने मलेशिया को 4-1 से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पूरे मैच में नियंत्रण बनाते हुए अंतिम क्वार्टर में 2 गोल करके जीत हासिल की। भारत ने दूसरे ही मिनट में गोल कर दिया। वीरेंद्र लकड़ा ने सेंटर के करीब से गेंद लेकर सर्कल में तिरछा शॉट लगाया। इसके बाद अंतिम क्वार्टर में तलविंदर सिंह के डिफ्लेक्शन पर भारत ने तीसरा गोल किया। रुपिंदर पाल ने 58वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए चौथा गोल करके भारत को जीत दिला दी। वही बात बैडमिंटन की करें तो हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन में भारत को निराशा हाथ लगी है। स्टार शटलर PV सिंधु और नेशनल चैंपियन समीर वर्मा अपने अपने मुकाबले हारकर खिताब जीतने से चूक गए। ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को फाइनल में चीनी ताइपे की ताई जुयिंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जुयिंग ने उन्हें 15-21, 17-21 से शिकस्त का सामना सिंधु को करना पड़ा है। उन्होंने 41 मिनट में ही अपने नाम ये मुकाबला किया। ताई पहले गेम से सिंधु पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी, जिससे सिंधु आखिर तक नहीं उबर पाई। दूसरे गेम में सिंधु ने वापसी की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो ताई के स्ट्रोक प्ले की रेंज और रफ्तार के आगे जूझती दिखी। वहीं पहली बार सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंचे हांगकांग के एंगस लोंग एंगस से शिकस्त झेलनी पड़ी है। समीर वर्मा ने पहला गेम सिर्फ 15 मिनट में गंवा दिया। हालांकि दूसरे गेम में समीर ने जबरदस्त वापसी की। समीर ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक से एंगस पर 19-10 की बढ़त बनाई। भारतीय खिलाड़ी ने आसानी से गेम जीत लिया। निर्णायक गेम में एंगस ने समीर को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने मुकाबला 21-14, 10-21, 21-11 से जीता। क्रिकेट की बात करें तो मोहाली टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम आज 6 विकेट पर 271 रन से आगे खेलने उतरेगी।
इससे पहले कल मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 283 रन पर समेट दिया। भारत अब भी पहली पारी में इंग्लैंड से 12 रन पीछे है। खेल खत्म होने पर आर अश्विन 57 और रवींद्र जडेजा 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और बड़े स्कोर की नींव रखी। कोहली ने 62 रन बनाए जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 51 रनों का योगदान दिया। हालांकि 2 विकेट जल्द ही गिरने के बाद टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई। इंग्लैंड की ओर से लेग स्पिनर आदिल रशीद ने 81 रन देकर 3 विकेट लिए। गोवा में चल रहा 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतिम दौर में है। इस बार महोत्सव में फिल्मों को ऑडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए दृष्टि बाधित और विशेष रूप से सक्षम लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यूं तो सभी फिल्म प्रेमियों के लिए खास है, लेकिन इस बार फिल्म महोत्सव में उन दर्शकों को भी ध्यान में रखा गया है जो फिल्म देख नहीं सकते। ऑडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए फिल्मों को ऐसे लोगों तक पहुंचाने का रास्ता निकाला गया है। फिल्म ब्लैक से लेकर धनक तक कई फिल्मों में ये तकनीक अपनाई गई है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन में हम उनको ये बता देते हैं कि ये आदमी ऐसा है, इसकी एज 35 के आसपास है, इसके चेहरे पर दाढ़ी है और इसके सफ़ेद बाल हैं, तो वो वैसा ही इमेजिन कर लेते हैं। तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन टेक्निक डिस्क्राइब करना, जो चीज़ स्क्रीन पर है, जो हम देख रहे हैं, वो बता देने से वो इसको इमेजिन कर पाते हैं। आज भले ही कई निर्माता निर्देशक ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ फिल्में रिलीज करने को तैयार हों, लेकिन एक बड़ा मसला कॉपीराइट का भी है, जो इस दिशा में हल किया जाना बाकी है। हमारा एक कॉपीराइट में अमेंडमेंट पास हुआ है 2012 में। उसके अंदर सेक्शन 52ZB करके एक सेक्शन ऐड किया गया है उसमें, और उस सेक्शन के अंदर कॉपीराइट लॉ में ये कहा गया है कि अगर हम चैरिटी पर्पस से कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अगर उसको एक्सेसिबल करती है तो उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। दृष्टिबाधित और विशेष रूप से सक्षम लोगों को जिंदगी के अलग अलग पहलू से रूबरू कराना आज वक्त की मांग है। इसके लिए एक बिल संसद में विचाराधीन है, जिसके लिए यूनेस्को भी बड़ी उम्मीदों से इंतजार में है। This is also in relationship with disability bill, which is still in the parliament, 2014 disability bill, which foresees exactly the clause what I mentioned, the right of the person with disability to enjoy arts and culture. And so having access and able to enjoy televisions and movie, and even despite you have a visual or hearing impairment, is going to be a mandatory. It's going to be a part of the law. भारत में ये तकनीक बहुत विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सक्षम जैसी संस्थाएं इस काम में जुटी हैं। मोहम्मद इरफान, राज्यसभा टीवी, गोवा। और अब आखिर में हेडलाइंस। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का आज देर भर में आक्रोश दिवस। लेफ्ट का 3 राज्यों में बंद का आह्वान। जेडीयू, टीआरएस और बीजेडी का दूर रहने का फैसला। काली कमाई के लिए गरीबों के खातों का इस्तेमाल करने वालों को माफ नहीं करेगी सरकार। प्रधानमंत्री का बैंक खातों में भुगतान पर जोर। विपक्ष ने लगाया गुमराह करने का आरोप। नोटबंदी पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए हर संभव कोशिश। 100 और 500 के नए नोट छापने का काम तेज। नाभा जेल ब्रेक मामले में गिरफ्तार। फरार आतंकियों की तलाश तेज। लापरवाही के आरोप में जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बर्खास्त। केंद्र ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। और मेलबर्न हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया को हराकर भारत ने जीता कांस्य पदक। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में सिंधु और वर्मा की हार। मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन आज 271 रन से आगे खेलेगा भारत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।